दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिक कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। दरअसल क्या है, टैक्स का अगर हम मीनिंग समझें तो टैक्स का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट, देश की गवर्नमेंट किसी कानून के आधार पर आपसे कोई कंपलसरी पेमेंट लेती है तो वो टैक्स है। देखो, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब भी देश की गवर्नमेंट, मतलब देश की गवर्नमेंट द्वारा लिया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिया जा सकता। जब भी देश की गवर्नमेंट किसी कानून के अंडर आपसे अमाउंट ले रही है, कि सपोज़ करो कि मोदी सरकार ने कहा कि पीएम केयर फंड में दान दो, तो वो टैक्स नहीं है, क्योंकि वो किसी कानून के अंडर नहीं है, वो आपसे, आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी कोई देश की गवर्नमेंट किसी कानून के आधार पर आपसे कंपलसरी, मतलब आपका ऑप्शन नहीं है, दिया तो दिया, नहीं दिया देना पड़ेगा, आपसे कंपलसरी पेमेंट लेती है तो वो टैक्स है। अगला है, टैक्स कितनी तरह का होता है। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो ये है कि टैक्स तो लगा आपके ऊपर, लेकिन आपने आगे कस्टमर से लेके सरकार को दे दिया। जैसे कि जीएसटी होता है, अगर आप माल बेचते हो तो आपको जीएसटी सरकार को पे करना है, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं तो कस्टमर से ले लेता हूँ। आपने जितने का माल बेचना था प्लस जीएसटी जोड़ दिया, 5%, 12%, 18% जो भी जीएसटी की रेट है, और कस्टमर से ले ली। तो कस्टमर से लेकर आगे गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये डायरेक्टली तो दिख रहा है कि आपके ऊपर लगा, लेकिन इनडायरेक्टली कस्टमर ने बियर किया है। कस्टमर कष्ट से मरेगा, टैक्स के कष्ट से, समझ गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या हो गया, जो इनडायरेक्टली किसी के और के ऊपर लग रहा है, पे कोई और कर रहा है, भर कोई और रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। और दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा डायरेक्टली उसी को ही पे करना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स, आपने इनकम कमाई तो आपकी इनकम का टैक्स आपको ही देना पड़ेगा, आप किसी और से रिकवर नहीं कर सकते। तो ये हो गया इनकम टैक्स। अब हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स से संबंधित है। तो अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और देख लेते हैं। अब इनकम टैक्स क्या है, एक एनुअल टैक्स है। एनुअल टैक्स मतलब आपको साल की इनकम के ऊपर टैक्स देना है, पूरे साल की इनकम के ऊपर आपने टैक्स देना है। अब ये साल शुरू कब होता है, ये साल शुरू होता है हर साल 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। जैसे एग्जाम्पल ले 2019 का, तो 1 अप्रैल 2019 को एक साल शुरू हुआ, 31 मार्च 20 को वो साल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 20 का जो साल है, इसे हम कह देते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। इसका इनकम टैक्स की भाषा में दूसरा वर्ड भी है, वो है प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला वर्ष मत समझिए, प्रीवियस ईयर मतलब आपके फाइनेंशियल ईयर की ही बात हो रही है। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर एक ही बात है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाई है वो आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब ध्यान से समझना, आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो आपका वित्त वर्ष है, इसमें आपने इनकम कमाई। इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कब भरोगे, अगले साल में भरोगे। तो जिस साल में आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। मतलब 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर था, उस ईयर में जो इनकम थी, उस इनकम के ऊपर आपने जो टैक्स दिया वो 2020-21 में देना है। तो इस साल को कहते हैं असेसमेंट ईयर। मेरा कहने का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 एक ही बात है। ठीक है, तो जब आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न भर रहा हूँ। तो या यूँ दूसरे शब्दों में यूँ कह दीजिए कि कोई कहता है कि मेरी असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न भर दो, इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न भर दो।
तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 एक ही बात है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट जो पेपर होता है, जो ITR का जो एक्नॉलेजमेंट पेपर जो वेबसाइट से डाउनलोड होता है, अगर आपने उसको देखा हो, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके जो सबसे ऊपर जो कॉर्नर पे लिखा होता है असेसमेंट ईयर। तो अगर वहाँ लिखा है असेसमेंट ईयर 19-20, इसका मतलब वो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है। मतलब उस रिटर्न के अंदर 18-19 की इनकम दिखाई गई है। दिखने में तो दिख रहा है 19-20, वो तो असेसमेंट ईयर है, उसमें इनकम 18-19 की है। तो समझ गए? तो ये था आपका फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का डिफरेंस। डिफरेंस तो क्या है, दरअसल एक ही चीज़ है, बस क्या है, लिखने में थोड़ा फ़र्क है। अगले साल क्या होने वाला है, अगले साल जब फाइनेंशियल ईयर 20-21 होगा तो उसका असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा। इस हिसाब से चलता रहता है। फिर फाइनेंशियल ईयर 21-22 हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 22-23 हो जाएगा। ये सिस्टम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। हर साल आपकी इनकम के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स हो गया। अब इनकम आपकी कितनी तरह की हो सकती है? इनकम आपकी बहुत तरह की हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसे सैलरी के नाम पर पैसा मिल सकता है, तनख्वाह के नाम पर मिल सकता है, कोई महंगाई भत्ते के नाम से उसे पैसा मिल सकता है, उसके जो एम्प्लॉयर है उसने उसको फ्री में यूज़ करने के लिए गाड़ी दे दी तो गाड़ी का बेनिफिट मिल सकता है, यूज़ करने के लिए घर दे दिया तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है। रेंट फ्री अकोमोडेशन तो नहीं दी, लेकिन वो किराए के घर में एम्प्लॉय रहता है तो किराए के नाम का भत्ता दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है। मतलब तरह तरह की इनकम एक जॉब वाले व्यक्ति को मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति जॉब नहीं करता, कोई बिज़नेस करता है तो उसकी बिज़नेस की इनकम हो सकती है। कोई प्रोफेशन चलाता है, कोई टीचर है, मान लो प्राइवेट टीचर है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, तो प्रोफेशनल हो गए, उनकी प्रोफेशन की इनकम हो सकती है। माल बेचने वालों को बिज़नेस कह देते हैं। डिफरेंस पता है ना? जो माल में डील करते हैं, जो गुड्स में डील करते हैं, वो तो बिजनेसमैन हो गए। जो सेवा क्षेत्र में डील करते हैं वो प्रोफेशनल हो गए। ठीक है। अच्छा, और कैसी कैसी इनकम हो सकती है? किसी के पास अपना घर है, कई सारे घर है मान लो, और वो घर अपने किराए पर देता है तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। गेटिंग ना? और अगर मान लो किसी के पास किसी काम का खरीद बेच करने का है, वो आए दिन कोई प्लॉट खरीद देता है, प्लॉट आगे बेच देता है, घर खरीद कर बेच देता है, कोई सोने चांदी में खरीद बेच कर लेता है, शेयर में ट्रेडिंग करता है, वो भी इनकम हो सकती है। किसी ने दूसरी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट कर रखा है, उसका डिविडेंड मिल जाता है। किसी को उधार दे रखा है, ब्याज की इनकम हो सकती है। किसी की लॉटरी लग गई, किसी को मान लो किसी ने हॉर्स रेस में पैसा लगाया, वहाँ से इनकम आ गई। किसी की एग्रीकल्चर की इनकम है, किसी ने किराए पर लेके घर आगे और किराए पर दे दिया। मेरा कहने का मतलब ढेर सारी इनकम हो सकती है, अनगिनत इनकम हो सकती है, बिकॉज कोई भी कैसे भी इनकम अर्न कर सकता है। अब जब इतनी सारी तरह से हम इनकम कमा सकते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करें? इनकम टैक्स में कैलकुलेशन करने के लिए सिस्टम थोड़ा कर दिया इजी कैसे कर दिया कि इनकम टैक्स में इनकम को 5 हेडिंग में बांट दिया। ठीक है। सबसे पहली हेडिंग को हमने नाम दे दिया इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम द सैलरी। दूसरे को नाम दे दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन से आने वाली इनकम हो गई। तीसरे को नाम दे दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर के किराए की इनकम हो गई। याद रखना, हाउस प्रॉपर्टी में घर बेचकर कोई इनकम आई वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, घर के किराए की इनकम ही आती है। रेंट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाती है। एक हेड दिया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आप जो संपत्तियां खरीद बेच करते हो, घर बेचते हो, ज़मीन बेचते हो, सोना चांदी का कोई आप खरीद बेच कर रहे हो मान लो, ठीक है, तो कैपिटल गेन में इनकम आ जाती है। ठीक है। और बाकी जितनी भी बची खुची इनकम है, कोई ब्याज की इनकम मिल गई, डिविडेंड की इनकम मिल गई, ठीक है, वो सारी की सारी अदर सोर्स में आ जाती है। लास्ट रेजिडुअरी हेड है, इसको क्या नाम है? अदर सोर्स। तो इनकम टैक्स में ये 5 हेड में इनकम डिवाइड कर दी गई। ठीक है, समझ गए? अब क्या है, हर हेड के लिए वैसे तो अलग अलग फॉर्म बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं ITR फॉर्म। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म। इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या, पहले ये समझिए। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है सरकार कहती है कि भाई आपने एक साल में कितना कमाया, उसका हमें लेखा जोखा दे दो। तो हम ब्यौरा देते हैं, ब्यौरा बनाकर देते हैं, उस ब्यौरे को कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न।
ठीक है। वो ब्यौरा देना कैसे है, क्या हर पर्सन अपने कागज़ पे लिखे कुछ अपने हिसाब से देसी भाषा में लिखे सरकार को पकड़ा देगा, तो सरकार के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना उसे समझना। तो सरकार ने अपने फॉर्म बना दिए और फॉर्म के नाम दे दिए ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ITR 1 किसकी होती है, उन्होंने कहा कि जिनकी सैलरी की इनकम है ओनली, मान लो वो ITR 1 भर दो। जिनकी क्या है अदर सोर्स की इनकम है सिर्फ, वो ITR 2 भर दो। किसी की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो भी ITR 2 में दिखा सकता है। किसी की लिमिटेड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो ITR 1 में भी डाल सकता है। किसी की बिजनेस की इनकम है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस है ना, वो ITR 3 भरेगा। किसी की बिजनेस की भी है और सैलरी की भी है और हाउस प्रॉपर्टी की भी है, तो ITR 3 में ही आ जाएगी। एक प्रिजम्पटिव इनकम होती है कि बिजनेस की इनकम को परसेंटेज बेस में शॉर्टकट में भर सकते हो, वो ITR 4 फॉर्म हो जाता है उसका। ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो ITR 5 भरेगा। कंपनी है ITR 5 भरेगी। ठीक है। इसी तरह ट्रस्ट के लिए, बाकी सब के लिए ITR 6 और 7 तरह के फॉर्म हैं। तो ये अलग अलग तरह के फॉर्म हैं। बाकी आपको एक अलग से मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा जो आपको बता रहा होगा कि कौन सी इनकम के लिए आपने कौन सा ITR भरना है। वैसे ये आपने नहीं भरना है, ये तो सारा काम लाइन टैक्सेस करेगी आपके लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी हाँ ITR के फॉर्म्स होते हैं ऐसे। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इतनी तरह की इनकम हो सकती है, सैलरी की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, बिजनेस की इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, सब हो सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास क्लाइंट आया। ठीक है। क्लाइंट ने कहा कि मुझे अपनी ITR भरवानी है। अब ITR भरवाने के लिए क्या है, आपको स्लैब रेट पता होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। जैसे आपकी इनकम का पहला 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। याद रखना, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने सुन रखा होगा 5 लाख तक माफ़ है, बट एक बार उसको प्लीज़ साइड करके दोबारा से समझना कंसेप्ट क्या है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख पर 5% है, मतलब पहले 2.5 लाख पर 0 टैक्स बना, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500 टैक्स हो गया। टोटल 5 लाख हो गया। उसके बाद अगले 5 लाख के ऊपर टैक्स है आपका 20%। ठीक है। मतलब 1 लाख टैक्स हो गया। 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख हो गया। टोटल 10 लाख हो गया। और जितना 10 लाख से ऊपर है उस पर टैक्स है 30%। समझ गए। अब जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, उनके पहले 2.5 लाख की जगह 3 लाख माफ़ हो जाते हैं। जो सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी इनकम 80 साल से भी ज़्यादा है, उनके पहले 3.5 लाख रुपए माफ़ हो जाते हैं। ठीक है ना। बाकी आगे सेम रहेगा। जैसे सीनियर सिटीजन है, उसका 2.5 की जगह 3 लाख माफ़ हो गया, तो पहली 2 आइटम का जोड़ 5 लाख ही बनाना है अपने। तो 2.5 की जगह 3 लाख हो गया, तो अगले 2 लाख माफ़ हो गए। अगले 2 लाख पे 5% हो गया, कहने का मतलब। ठीक है। सुपर सीनियर उसके पहले 3.5 लाख माफ़ हो गए, तो आगे कितना बच गया, 1.5 बच गया, तो 1.5 लाख पे 5% हो गया। बस पहले 5 लाख तक 5% की स्लैब खत्म कर देनी है हमें। ठीक है। तो ये तो आप चलो समझ गए। अब क्या है, एक रूल आया, एक सेक्शन है 87A। अगर याद रख पाओ तो याद रख लेना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। 87A में रिबेट दे दी। रिबेट में क्या कहा कि भाई अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है ना, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 रुपये का क्या है, टैक्स माफ़ है। अब एग्जाम्पल समझना, मान लो मेरी इनकम पूरी 5 लाख है, तो 2.5 लाख तक टैक्स हुआ नील। अगले 2.5 लाख का 5% कितना हुआ, 12,500। कितना टैक्स बना, 12,500, लेकिन माफ़ी कितनी है, 12,500, तो मेरा पूरा टैक्स माफ़ हो गया। ठीक है। तो तब हम कहते हैं कि 5 लाख तक इनकम माफ़ हो गई। सीधी माफ़ नहीं हुई, रिबेट के कारण माफ़ हुई। तो रिबेट क्या है, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो 12,500 माफ़ है। किसी की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट नहीं मिलेगी। मेरी इनकम 5,10,000 है मान लो, तो मुझे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो मुझे टैक्स कैसे देना पड़ेगा, 5,10,000 इनकम है तो पहले 2.5 लाख माफ़, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, और उसके ऊपर 10,000 और हो गई ना इनकम, 5,10,000 की इनकम है तो 10,000 का 20% 2,000, तो 14,500 टैक्स बन गया। ठीक है। और बता दूं टैक्स के ऊपर फिर क्या है, आपको एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। ठीक है। 4% के रेट से एजुकेशन सेस
की रेट है, 2% प्राइमरी एजुकेशन सेस है और 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस है और 1% आगे क्या हेल्थ सेस लगा दिया मान लो, तो 4% सेस मान लो आप, तो 14,500 का 4% आपको और दे के टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा। आप समझ गए? तो कोई पूछे ना कि हाँ भाई 5 लाख तक इनकम माफ़ है, आप बोलना 5 लाख तक इनकम माफ़ नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है ना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो आपका 2.5 लाख ही माफ़ है, मतलब आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मेन बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, सवाल उठता है कि भाई कस्टमर आया तो हमें उसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं। अब सबसे पहले समझना कि आपने अपने क्लाइंट का पैन नंबर तो लेना ही लेना है, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेना। आपने अपने कस्टमर का आधार कार्ड भी लेना ही लेना है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लेना, ठीक है। और आपने अपने कस्टमर की बैंक पासबुक लेनी है। बैंक पासबुक में एंट्री कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, जिस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न भर रहे हो। आप समझ गए ना, फाइनेंशियल ईयर का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। मतलब अगर आप 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19 वाली फाइनेंशियल ईयर 18-19 या यूँ कहिए असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न भर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल ईयर की पासबुक लेनी है। मतलब उस पासबुक में एंट्री 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19 की होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न भर रहे हो तो उस पासबुक में एंट्री 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 की होनी चाहिए। पासबुक भी ले सकते हो, बैंक से स्टेटमेंट भी निकलवा सकते हो। समझ गए? तो ये एंट्रियाँ होनी चाहिए। क्यों लेते हैं हम पासबुक इसलिए लेते हैं ताकि कल को कोई बड़ी उसकी एंट्रीज हो तो वहाँ से हम उसको कैच कर पाएँ, ठीक है, उससे पूछ सकें। तो अब दरअसल क्या होता है, हमारे पास ITR भरवाने वाले कस्टमर 2 तरह के आते हैं। पहला कस्टमर तो जो बोलते हैं कि भाई साहब हमारी रिटर्न भर दो, उनकी खास खुद की कोई ज़्यादा कमाई नहीं है, कोई छोटा मोटा कोई काम कर रहा है मान लो, कोई बैंक में ज़्यादा एंट्रीज होती ही नहीं है मान लो, ठीक है, तो कहते हैं मेरी रिटर्न भर दो जी। तो आपने उससे ज़रूर पूछना है कि भाई साहब आप काम क्या करते हो। वो कहता है कि जी बिज़नेस करता हूँ, कोई जूस का कॉर्नर है मेरा या कोई छोटा मोटा काम है, ठीक है। आप उससे पूछोगे जी बैंक पैन कार्ड दे दो, पैन कार्ड होगा दे देगा, आधार कार्ड दे दो दे देगा। आप बोलोगे पासबुक दे दो, वो बोलेगा भाई साहब पासबुक तो मैंने अपडेट नहीं करवा रखा, पूरा नहीं करवाया पासबुक। तो आप उससे पूछना कि सर आप बैंक में एंट्रीज़ कितनी होती है आपकी। वो कहता है कि जी कुछ खास नहीं होती, 2-4 हज़ार 5 हज़ार इतना ही है, या बैंक का सेविंग का ब्याज मिला है बस। तो आप ज़रूरी नहीं है कि उससे पूरी पासबुक अपडेट करवा के लो। देखो पासबुक का पहला पेज तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा, बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह जिसमें होता है वो तो चाहिएगा ही चाहिएगा। बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी पासबुक लो, फिर आप बस पहला पेज लेके आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर देखो अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर ले या ना ले, तो मैं तो बोलूँगा लेनी ही है आपको पासबुक, चाहे वो बोले कि नहीं ज़्यादा एंट्री नहीं है। कारण ये बिकॉज कई बार है ना क्लाइंट को खुद को याद ही नहीं होता, कोई बड़ी एंट्री करवा रखी होती है 2 लाख 3 लाख 4 लाख की, तो अगर वो एंट्री आ जाएगी तो हम उनसे पूछ लेंगे ये पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, क्योंकि मोटी एंट्री तो क्या है अलग से मेंशन करनी चाहिए ना रिटर्न के अंदर। अदरवाइज़ आप उससे काम चला सकते हो। जितने अकाउंट है सभी अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी चाहिए। अगर लेकिन क्लाइंट कहता है कि नहीं मेरे कुछ अकाउंट्स तो चल ही नहीं रहे हैं, बहुत पुराने पड़े हैं, तो उसकी मर्ज़ी है। आपको देखो एक बात समझनी पड़ेगी, जो हम लोग ITR भर रहे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लीगली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ITR दरअसल क्लाइंट खुद ही भर रहा है, समझ लो हमारी हेल्प ले रहा है। तो अगर वो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज हमें उनसे ज़्यादा पता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम गाइड कर दें कि देख भाई तुझे अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट देनी चाहिए, तुझे पूरी पासबुक अपडेट करवा के देनी चाहिए। फिर भी वो कहता है कि नहीं एंट्रीज़ नहीं है बस आप भर दो, तो भैया हमारा कुछ नहीं लगता, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रह गया तो, ठीक है ना। मैं आपको क्या है अभी हम आपको फॉर्म भी भेजेंगे ITR का फॉर्म, जो आपने हर क्लाइंट से डिटेल में भरवाना है, उसके साइन ले लेने हैं ताकि अपनी कोई टेंशन ही नहीं है। उसने जो बताया हमने उस पर लिख दिया, अब उसके अलावा कुछ उसका मिल गया तो हम थोड़ी लायबल है उसके लिए, कल को हमसे पे वो क्वेश्चन उठा सकता है कि भाई साहब आपने बताया नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्लाइंट से बस पैन नंबर लिया, आधार कार्ड लिया, बैंक की पासबुक ली, आप अपन उसकी रिटर्न भर देंगे, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह के हमने ऑप्शन दिए हैं। एक तो रिटर्न ऐसी होती है जिसमें क्या है आपको ITR की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और एक कंप्यूटेशन मिल जाएगी। एक बंदा कहता है कि भाई मेरे को कंप्यूटेशन भी दे देना, मेरे को ITR की एक्नॉलेजमेंट भी दे देना और मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बना के दे देना,
ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाकर देना है तो आप उससे फ़ीस ज़्यादा चार्ज करना, अगर विदाउट बैलेंस शीट पीएल देना है तो आप कम फीस चार्ज करना। हमने भी आपको फ़ीस में फ़र्क बताया उसी हिसाब से ही कि विद बैलेंस शीट अलग है, विदाउट बैलेंस शीट अलग है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दरअसल क्या है, कोई ऐसे लोग भी रिटर्न भरवाने आएंगे जिनकी सैलरी की इनकम है, ठीक है। जिनकी सैलरी की इनकम है, आपने उनसे पैन नंबर लेना है, आधार कार्ड लेना है, बैंक की पासबुक लेनी है, प्लस और क्या लेना है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपने उसका फॉर्म 16 लेना है। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है लेकिन उसको सैलरी 1 नंबर में मिलती है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, तो भी आपने उससे फॉर्म 16 लेना है। हाँ, लेकिन कोई छोटा मोटा एम्प्लॉई है, कहीं 5-10 हज़ार 15 हज़ार उसे कैश में कहीं तनख्वाह मिल रही है या बैंक में मिल रही है, लेकिन सैलरी उसकी बहुत कम है, उसका कोई टीडीएस वीडीएस नहीं कटता, तो आपको कोई फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। आप उससे पेपर पे ही लिखवा लेना कि हाँ उसकी सैलरी पर मंथ कितनी है, इतनी पर मंथ सैलरी, उसके हिसाब से काम चलाना पड़ेगा अपने को। समझ गए। बीच में टीडीएस वर्ड आया तो आपको बता दूं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। क्या है कि जब जो व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है, उसका तो खर्चा है, आपकी इनकम बनने वाली है, जो व्यक्ति आपको इनकम दे रहा है उस इनकम के ऊपर वो पहले ही कुछ परसेंट टैक्स आपका काट लेता है। वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देता है आपके पैन नंबर के साथ, तो टीडीएस बोलते हैं। अब आप उस टीडीएस को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलो सैलरी हो गया। अच्छा, कोई कहता है मेरे घर की किराए की इनकम डालनी है, भी कोई घर है उसका किराया दिखाना है, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दिखाना है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट दिखाना है तो आपने उससे पूछना है कि देख भाई, एक तो हमें ये बता दे कि जो घर है उसका एड्रेस क्या है, और किराएदार का नाम बता दे, और किराया पर मंथ कितना डालना है रिटर्न में वो बता दे, ठीक है। तो वो किराए की इनकम हो गई। अच्छा, इसके बाद में क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के बाद में हम बात करते हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी की फुल फॉर्म है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी हेड बताए थे ना, इनकम अंडर द हेड सैलरी था, इनकम अंडर द हेड बिजनेस भी था। बिजनेस और प्रोफेशन दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो अगर कोई कहते हैं मेरी तो बिजनेस की रिटर्न भर देना, तो देखो अब एक होता है वेल सेटल्ड बिजनेस, जिसका सच में बिजनेस चल रहा है, जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने अकाउंट्स ज़रूर बना रहा होगा। उसका कोई ना कोई अकाउंटेंट होगा, पार्ट टाइम अकाउंटेंट हो चाहे, जो पूरे खाते बनाता होगा, और पूरे खाते अगर बनाता है तो उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब कुछ बनाएगा। तो आपको ऐसे क्लाइंट से उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जो उसके अकाउंटेंट ने बनाई है वो ले लेनी है, और उसके हिसाब से हम फिर आईटीआर भरेंगे, उसके हिसाब से हम इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। देखो मैं बारी बारी कह रहा हूँ, पैन नंबर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक तो सबकी ही चाहिए, आपको एडिशनल और क्या चाहिए वो बता रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जिसका पूरे बिजनेस के अकाउंट्स बन रहे हैं, उससे तो आपने क्या है, ये सब चीज़ें लेनी ही लेनी है। आपने उससे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लेना है, ठीक है, इस जो उसके अकाउंट्स के हिसाब से। इसके बाद में क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कि जिसके कोई अकाउंट्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, नॉर्मल सा काम है, तो ऐसे व्यक्ति की बैलेंस शीट पहले हम खुद बना देते हैं। हम बस जो उसकी डिटेल्स पासबुक है वो हम ले लेंगे, जीएसटी नंबर उसके पास है नहीं मान लो, तो अपने हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाकर उसे हम दे सकते हैं, वो हमारा काम हो जाता है फिर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन की किसी की इनकम है। कैपिटल गेन में क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी ज़मीन जायदाद ऐसा खरीद बेच का काम करता है, प्रॉपर्टी खरीद बेच कर दी उसने, मान लो शेयर्स का काम कर दिया, मान लो अगर ऐसा कोई काम है तो कैपिटल गेन में आता है। इस केस में आपको पूछना पड़ेगा उससे, भाई साहब आपने कोई ज़मीन तो नहीं बेची साल के दौरान। एक ये आदत डाल लो, जब भी कोई क्लाइंट आए ना उससे पूछ लो, भाई साहब पिछले साल में कोई ज़मीन जायदाद तो कोई नहीं बेची आपने, कोई पुराना कोई सोना चांदी तो नहीं बेचा आपने, कोई प्लॉट पड़ा हो पुराना बेचा हो, ठीक है। तो इस तरीके से उससे पूछताछ कर लो। आपका कोई डीमैट अकाउंट तो नहीं है, कोई शेयरों की खरीद बेच तो नहीं करी आपने। ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें, आदत डाल लो आप, ये तो आपने हर क्लाइंट से पूछनी है, ठीक है। तो कैपिटल गेन के बारे में पूछ लिया। अगर कहता हाँ करी है तो जो खरीदा था उसकी भी जानकारी, बेचा था उसकी भी जानकारी। मान लो किसी ने प्लॉट बेचा है तो भाई कब बेचा उसकी रजिस्ट्री दे दे, ठीक है। खरीदा कितने साल पुराना खरीदा था उसकी रजिस्ट्री ले आ, उसके डॉक्यूमेंट्स ले आ, ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग के बारे में, ऐसे शेयरों का काम है तो भाई सारी डिटेल देख, कब खरीदे, कितने में बेचे, वो सारी कहानी लेनी पड़ेगी आपको और हमें देनी पड़ेगी। समझ गए। एक बात और बता दूं, अगर शेयर्स का काम है ना तो उसकी रिटर्न बहुत टेढ़ी होती है।
आप उसके पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। और अगर ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स काम है तो हमने आपको जो फ़ीस बताई, हालांकि हम उसमें चेंज नहीं करते, लेकिन मान लो किसी का शेयरों का काम है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम है और सारा काम अगर मान लो लैंड टैक्स को करना पड़ रहा है तो वो भी 200-400 फ़ीस उसमें बढ़ा सकती है। ये आपको ट्रेनिंग के दौरान बता रहा हूँ मैं आपको। किसी का अगर शेयर्स का काम हो ना, शेयरों की खरीद बेच ज़्यादा करी हो, तो उसकी फ़ीस आप थोड़ी पहले एडवांस में ज़्यादा बोल देना, क्योंकि उसकी फ़ीस हम भी ज़्यादा बताएंगे आपको। बाकी हम चेंज नहीं करते, सब हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन फिर भी ये शेयरों वाले में थोड़ी सी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कैपिटल गेन का। इसके अलावा बच गई सारी इनकम, कमीशन की इनकम, अदर ब्याज वगैरह की इनकम, वो सब अदर सोर्स में आती है, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर मान लो सैलरी पर टीडीएस कटता है तो फॉर्म 16 होता है। मान लो कोई कमीशन है, इन सब के लिए फॉर्म 16A होता है, फॉर्म 16A, ठीक है। तो अगर कोई ब्याज पे कोई टीडीएस कटा है, कोई कमीशन में टीडीएस कटा है, तो आप फॉर्म 16A मांग सकते हो। क्लाइंट दे तो ले लो, अगर नहीं देता तो अपने पास एक और तरीका होता है, ऑनलाइन हम उसको चेक कर सकते हैं, तो अपन उससे काम चला लेंगे, दे तो ले लेना उससे, ठीक है। तो जी ये सारी कहानी है पांचों हेड की। मैंने आपको इसके अंदर ये भी बता दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा अब हम आपको क्या है, एक ना ITR का एप्लीकेशन फॉर्म भी भेज रहे हैं जो आपने हर क्लाइंट से भरवाना है, ठीक है। मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा। सॉफ्ट कॉपी मतलब उसको वर्ड फॉर्मेट में बनाया, वर्ड फॉर्मेट में ऐसी चीज़ भेज दूंगा। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर सीधा उसको भर सकते हैं, या फिर मैं उसको PDF भी भेज दूंगा, आप उसके प्रिंट आउट निकाल लेना और उसको आप हाथ से भर के भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने हमें ITR भेजनी है, आपने वो फॉर्म भर के भेजना है, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये पासबुक, इनको क्या है स्कैन करके भेजना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको अलग से बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं। एक चीज़ आपने पूरा ध्यान से देखना है कि आपकी राइटिंग उस फॉर्म पे साफ साफ होनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में लिखते हो और हमें समझ नहीं आता है और फिर गलतियां हो जाती है तो देखो लायबिलिटी आपकी रहेगी। आपको पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा, साफ साफ लिखना पड़ेगा। साफ साफ लिखने के बाद डॉक्यूमेंट्स की साफ साफ स्कैनिंग होनी चाहिए, क्लियर स्कैन होना चाहिए। आदत डाल लो, जब भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो खुद दोबारा अपना स्कैन किया डॉक्यूमेंट देखना है, चेक करना है कि उसको तुम पूरा खुद पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप खुद नहीं पढ़ पा रहे तो हम कैसे समझेंगे। देखो सारा काम क्या है ऑनलाइन हो रहा है, आपको पता है। जितना क्लियरली आप हमें समझाओगे उतना क्लियरली ही आपके क्लाइंट की अच्छी रिटर्न बनेगी, उतनी ही अच्छी आपकी सर्विस होगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का प्लीज़ पूरा ध्यान रखना है। तो आज का हम ये ITR वाला सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।